जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग देखेंगे 15 से 21 नवंबर के जो भी करंट अफेयर, टॉप क्लास के करंट अफेयर क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आर्टिकल 280 में क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280 की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है। वित्त आयोग, कई बार यह पूछ दिया जाता है कि अभी हाल फिलहाल में जो वित्त आयोग जो चल रहा है वह कितने नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो वित्त आयोग की बात करें तो 16वें नंबर का चल रहा है और अभी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी हैं। इनके कार्यकाल की हम यदि बात करें तो इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक सामान्यतः एक फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, तो 5 ईयर का होता है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 16वां फाइनेंस कमीशन। एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जरूर बताइएगा। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आ रखा है लानीनो क्या है। तो सिंपल सी बात, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लानीनो की बात करें तो लानीनो एक पवन है, ध्यान रखिएगा। इस पवन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो लानीनो एक कैसी पवन है, तो यह एक कोल्ड विंड है और मुख्य रूप से देखिएगा तो ये कहां से उठती है, तो साउथ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है पेरू। तो साउथ अमेरिका के पेरू तट से यह हवा उठती है और यह भारत की ओर चलती है। और भारत की ओर जब चलती है तो भारत में इस लानीनो के कारण बड़े पैमाने पे वर्षा होती है। जब बारिश होगी तो भारत के लिए लाभदायक होगा। इसलिए पूछा जाता है कि लानीनो भारत के लिए लाभदायक होता है या नुकसानदेह होता है, तो आपका जवाब होगा लाभदायक होता है। इसी का उल्टा होता है अल नीनो। तो जो अल नीनो होता है वह भारत के लिए ये फायदेमंद होता है, ये प्लस मतलब फायदेमंद होता है, और यह भारत के लिए क्या होता है, नुकसानदायी होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है कि अभी हाल फिलहाल में एक दिवस मनाया गया है भाई, और यह दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को। सीधा सा सवाल है कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और यह जो जनजाति जो गौरव दिवस मनाया जाता है किसके यादों में, तो बिरसा मुंडा जी के यादों में। बिरसा मुंडा जी एक बहुत बड़े युद्धक थे, एक तरह से क्रांतिकारी विचारधारा पे चलने वाले थे और मुंडा जनजाति के लिए बढ़िया काम किए थे। इनका मेन सेंटर कई बार पूछ दिया जाता है, तो इनके मेन सेंटर की यदि हम बात करें तो इनका मेन सेंटर रांची का पठार था। कई बार पूछा जाता है किस पहाड़ी पर लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त किए, तो यहीं पर एक गुफा बनाए थे, एक पहाड़ी था जिसका नाम था सेल रकाब की पहाड़ी। तो कई बार यह भी पूछ दिया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछा जा सकता है कि इस वर्ष 15 नवंबर को जो मनाया गया है बिरसा मुंडा डे की हम बात करें, 15 नवंबर को जो मनाया गया, भारतीय प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ इस वर्ष कहां से किए थे, उद्घाटन। तो इस बार जो किए हैं बिहार में एक जिला है जिसका नाम है जमुई। तो जमुई से इस बार यह इस बिरसा मुंडा फेस्टिवल की एक तरह से क्या किए थे, शुरुआत किए थे। अब 15 नवंबर की दोस्तों यदि हम बात करें तो एक और कंटेंट याद रखिएगा। 15 नवंबर की हम बात करते हैं तो 15 नवंबर को बिहार से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है झारखंड। और वह कब अलग हुआ था भाई, तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ है। हालांकि इस 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुए, छत्तीसगढ़ भी हुए, उत्तराखंड भी हुए, वो बाद में बताएंगे जो जब चर्चा होगा। तो अगला सवाल सीधा सा पूछा गया है कि हाल फिलहाल में जलवायु परिवर्तन को लेकर
COP29 की मीटिंग हुई है, बड़ा फेमस है, आपके सभी एग्जाम के लिए बड़ा ही फेमस है। एक देश है जिसका नाम है अजरबैजान और उसकी राजधानी है बाकू। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर बाकू में कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है भाई कि सबसे ज्यादा जो कार्बन को उत्सर्जित कर रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो यहां से सवाल दिया जा सकता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कार्बन सप्लाई, कार्बन उत्सर्जित कौन कौन से कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ प्रॉपर टाउन एरिया का नाम आया है। एक तो पहले नाम आया है संघाई, दूसरे की बात यदि करें हम लोग तो टोक्यो। संघाई की बात करें तो चाइना का एक प्रांत भी है। टोक्यो किसकी राजधानी हो गई भाई? जापान की राजधानी हो गई। अगले नंबर की यदि हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा फेमस सिटी है यूएसए का, न्यूयॉर्क है। उसके बाद यदि देखा जाए तो एक और प्रांत है जिसका नाम है ह्यूस्टन, और यह जो ह्यूस्टन है यह भी यूएसए का ही है। तो पूरे वर्ल्ड स्तर पे देखा जाए तो ये जो 4 शहर है सबसे ज्यादा जो रिलीज कर रहे हैं कार्बन, संघाई चाइना, दूसरे नंबर पे टोक्यो, तीसरे पे न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन, ये दोनों के दोनों यूएसए के मेन जो है ना शहरी क्षेत्र है। क्लियर है? उसके बाद यदि 5वें नंबर की यदि हम लोग बात करें तो 5वें नंबर में सियोल है। देखिए इसमें 2 कैपिटल है, एक जापान का कैपिटल टोक्यो और दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। तो इतना आप थोड़ा सा कंटेंट यहां से याद रखिएगा। इसके बाद इस स्कोप में यह भी कहा गया है कि चाइना तो भाई कार्बन रिलीज कर ही रहा है, चाइना के साथ साथ भारत भी बड़े पैमाने पे कार्बन रिलीज कर रहा है। लेकिन परसेंटेज जो देखने को मिला है कि आबादी के अनुसार से भारत बहुत कम प्रदूषण फैला रहा है या यूं कहो कार्बन रिलीज कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत भाई कर तो रहा है लेकिन भारत काफी कम मात्रा में। क्लियर है? आगे यदि देखा जाए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार यह पूछा जाता है कि भाई कितना कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए। तो यूएनओ एक आदेश दिया है कि भाई हर हाल में 2023 तक पूरे वर्ल्ड स्तर पर कार्बन कितना परसेंट कम हो जाना चाहिए? 30%। लेकिन यह मानक खड़ा नहीं उतर पाया। कुछ देश मनमाना, जैसे यदि बात करें खास करके अमेरिका और चाइना हमेशा मनमाना करते हैं, जिससे वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार डायरेक्ट जो है नेपाल से भारत के रास्ते बांग्लादेश को, ध्यान रखिएगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला है किसको? बांग्लादेश को। लेकिन मार्ग किसका अपनाएगा भाई? तो भारत का। तो भारत मीडिएटर का काम कर रहा है कि भारत एक बाउंड्री के रूप में, ठीक है, तो नेपाल से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा, फिक्स हो चुका है, जिसमें भारत की सहमति भी कंफर्म हो चुकी है। तो ऐसे सवाल कई बार उठ जाते हैं। क्लियर है? आगे यदि देखें तो एक और सवाल वहां पे छूट गया था। अभी बताए थे आपको कि बिरसा मुंडा दिवस मनाया गया था भाई। तो बिरसा मुंडा की कितने नंबर की जयंती थी? तो 150 नंबर की जयंती थी। थोड़ा सा यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे यदि देखा जाए तो सीधा सा सवाल आएगा भाई कि गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के गवर्नर हैं? तो सीधा सा याद आपको रखना है कि गुलाब चंद कटारिया जो है कहां के गवर्नर हैं? तो पंजाब के गवर्नर है। क्लियर है? अभी हाल फिलहाल में देखिएगा मुंबई में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जन कल्याण कार्यकर्ता हैं, उसमें से 3 व्यक्ति को, समाज में बढ़िया काम करने वाले 3 व्यक्ति को 46 नंबर का जमुना लाल, ध्यान रखिएगा ये हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में इजली उठा दे कि हाल फिलहाल में
जमुना लाल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 46 नंबर का जमुना लाल पुरस्कार दिया गया कहां भाई? तो मुंबई में दिया गया। 3 व्यक्ति को दिया गया, ध्यान रखना। और ये यदि पूछा जाए जमुना लाल पुरस्कार किस वर्ष का, तो 2024। हम लोग नवंबर का डेटा पढ़ रहे हैं, नवंबर 2000 थोड़ा पीछे चल रहे, कोई बात नहीं है भाई, धीरे धीरे कवर कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो किसे किसे दिया जाएगा भाई? तो झारखंड के रहने वाले हैं एक बंदे, एक झारखंड के हैं, उनका नाम देखा जाए तो उनका नाम है गिरजानंदन। तो यदि पूछा जाए एक कहां के हैं, तो गिरजानंदन, झारखंड से भी सवाल ये पूछा जा सकता है। दूसरे देखा जाए तो डॉक्टर तुलसी मुंडा, तुलसी मुंडा जी हैं, ये रहने वाले उड़ीसा राज्य के हैं। और तीसरे की यदि हम लोग बात करें, रसीम भारती, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिनका नाम क्या है भाई? तो रसीम भारती। ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि 2024 का 46वां जमुना लाल पुरस्कार महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। 3 व्यक्ति को दिया गया समाज में अच्छे काम वगैरह करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए। गिरजानंदन जी झारखंड, तुलसी मुंडा उड़ीसा और उत्तराखंड के रहने वाले रसीम भारती को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। क्लियर है? अभी ऐसे भी सवाल दे देता है कई बार कि सिख के जो पहले गुरु हैं वो कौन है भाई? गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी का कौन सा फेस्टिवल मनाया गया, कौन सा जयंती मनाया गया? तो कई बार सीधा सवाल देता है। तो 555 नंबर का प्रकाश उत्सव मनाया गया गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी की यदि हम बात करें, ज्यादा जाएंगे नहीं डीप में, क्यों? क्योंकि हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तलवंडी में हुआ था। एक होमवर्क मैं आपको देता हूं कि गुरु नानक जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, किस ईयर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सीधा सा सवाल भाई पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वह 1945 में हुई है। एक होमवर्क दे रहा हूं, यहां से कई बार पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म बताएं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को की स्थापना जो हुई है 1945 में। यह पूछा जाता है यूनेस्को की स्थापना क्यों किया गया? तो यूनेस्को की स्थापना विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए। क्लियर है? यूनेस्को को स्थापित किया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की जब स्थापना हुई थी तो क्या उस समय भारत शामिल हुआ था? नहीं। जस्ट नेक्स्ट ईयर की हम बात करें तो अपना जो भारत, जो इंडिया जो शामिल हुआ है भाई, वो किस वर्ष शामिल हुआ है? तो सन 1946 ईस्वी में शामिल हुआ। और टोटल यदि पूछा जाए यूनेस्को में टोटल कंट्री कितने हैं, तो टोटल देश जो अभी है वह कितने हैं भाई? 194। तो ज्यादा कंटेंट है नहीं, ज्यादा घुमाना फिराना हमारी आदत है नहीं, इतना कवर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा मंत्रालय का रिपोर्ट आया है और वह है पंचायती राज मंत्रालय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हालांकि खास करके ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछे जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट आया है, OSR रिपोर्ट, इसे बोलते हैं ऑन सोर्स रिपोर्ट। मतलब ग्राम की स्थिति क्या है, ग्राम के जो लोग बाग हैं उनका व्यक्तिगत पर्सनल इनकम क्या है, तो उसी को कहते हैं OSR। OSR का फुल फॉर्म होता है ऑन सोर्स रिपोर्ट या ऑन सोर्स रेवेन्यू भी कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो इसकी रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये ध्यान दीजिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है मूल रूप से यदि हम लोग बात करें कि प्रति व्यक्ति यदि हम इनकम की बात करें तो प्रति व्यक्ति पर जो है व्यक्ति जो इनकम है मात्र कितना रुपया है? मात्र 59 है। सरकार इतना रुपया दे रही है, आखिर कहां जा रहा है? तो वही है जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो रुपया गटक कर लेते हैं, तो आम जनता तक रुपया नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने ये रिपोर्ट जारी करवाया, चेक करो भाई, तभी तो ठीक ठाक किया जाएगा।
तो OSR रिपोर्ट में अभी प्रति व्यक्ति इनकम कितना है भाई, तो मात्र 59 रुपया। कई बार यह पूछ देगा कि टोटल लगभग पंचायतों की संख्या भारत में कितनी है, तो लगभग 2,25,000 पंचायत है, मतलब इतने प्रधान चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन का मामला दिखाई दे रहा है। यहां पे ये बोला है कि OSR जो रिपोर्ट आई है, एक पंचायत की लगभग इनकम जो है वो कितना लगे, एक व्यक्ति की नहीं, एक पंचायत की इनकम बताया है 2,27,000 सालाना है। प्रति व्यक्ति आय इनकम सालाना के हिसाब से निकाले जाते हैं। तो पूरे पंचायत का इतना है तो पर व्यक्ति तो कुछ तो होगा ही नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद यह भी पूछा जाएगा कि भाई पर व्यक्ति इनकम या पंचायत के इनकम में पहला पोजीशन किस राज्य का आया। तो पहले पोजीशन की बात करें तो पहले पोजीशन पे गुजरात है, दूसरे पोजीशन पंचायतों की अच्छी स्थिति में केरल है, और तीसरे पोजीशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या पूछ दे सबसे ज्यादा पर व्यक्ति इनकम वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति इनकम वाला जो राज्य है वह कौन सा है भाई, तो वह गोवा है। क्लियर है। गोवा में पर व्यक्ति इनकम की यदि हम बात करें तो गोवा में जो पर व्यक्ति इनकम है वह कितना है, 1,635। कहां 59 रुपया, कहां 1,635 रुपया। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर यदि पर व्यक्ति इनकम की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है पुदुचेरी। तो टोटल राज्य की बात करेंगे तो गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। पर व्यक्ति के मामले में गोवा अव्वल है, दूसरे नंबर पे पुदुचेरी। और पूरे इंडिया का यदि निकालें पर व्यक्ति इनकम तो कितना आता है, तो 59। और यह किसकी रिपोर्ट है, OSR भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है भाई, जारी किया जाता है। क्लियर है। अभी बड़ी खुशखबरी की बात है कि अपना जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक हाइपरसोनिक, ध्यान रखिएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। और यह मिसाइल दोनों मामले में अव्वल है। यह क्रूज मिसाइल का भी काम करता है और बैलिस्टिक मिसाइल का भी काम करता है। तो सबसे पहले तो यह है, और पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा यह स्वदेशी निर्मित है। तो भारत धीरे धीरे रक्षा के मामले में भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब यहां से ये देखा जाए तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जैसे ही भारत यूज किया, भारत चुनिंदा फेमस जो 5 कंट्री हैं उसमें अपना भारत शामिल हो गया। तो सवाल यह है भाई, भारत से पहले 4 देश कौन सा है, तो भारत से पहले यदि हम बात करें तो एक USA है, दूसरे की हम बात करें चाइना है, तीसरे की बात करें हम रूस है, और चौथे की बात करें तो फ्रांस है, और 5वें नंबर पे अपना इंडिया आ गया। तो कहीं ना कहीं रक्षा के मामले में अपना भारत, ध्यान इधर भी देते रहना, अपना भारत बड़े ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी मारक क्षमता बेटा कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, ध्यान रखना। क्लियर है। इसे लॉन्च कहां से किया गया, तो इसे जो लॉन्च किया गया ओडिशा के तट से किया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, पहले पुराना नाम इसका व्हीलर द्वीप था, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसे लॉन्च किया गया। कई बार यह पूछ दिया जाएगा, यह हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसको बनाने में मेन सहयोग तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो सशस्त्र सीमा बल होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं भागीदारी थी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इसकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, तो साउंड की स्पीड लगभग जो होती है बेटा, साउंड की स्पीड होती है 1235। ठीक है, तो 1235 गुणा 5 कर लो, मतलब साउंड की स्पीड से कितना गुना तेज है हाइपरसोनिक मिसाइल का, 5 गुना तेज। इसलिए भारत चुनिंदा उस 4 देशों में क्या हो गया भाई, शामिल हो गया, और भारत 5वां देश बन गया। तो थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला देखा जाए तो भारत सरकार
के द्वारा अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा एक और बढ़िया कार्य किए जा रहे हैं भाई, डॉल्फिन एम्बुलेंस सेवा। आप देखते होंगे गंगा में गंदे पानी के कारण, पानी कम होने के कारण, या जो फिशिंग, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, जो डॉल्फिन है वो खतरे में आ रहे हैं। तो इसलिए डॉल्फिन के लिए अलग से एक एम्बुलेंस सेवा की गई है कि कहीं डॉल्फिन में कोई प्रॉब्लम आ गया, खराब हो गए मछली, तबीयत खराब हो गई, जैसे हम लोग आप लोगों के होते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक सेवा शुरू की गई है जिसका नाम ही क्या है, एम्बुलेंस सेवा। क्लियर है। और इसका मेन यूज वही होगा जो संकटग्रस्त होंगे, जो प्रॉब्लम में होंगे, जहां धीरे धीरे जो है डॉल्फिन समाप्त हो रहा है, वहां उसको पुनः क्या किया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा, बसाया जाएगा। तो कई बार, और यह सेवा कहां शुरू की गई है, तो किस नदी में, मुख्य रूप से गंगा नदी में। क्लियर है। और इससे क्या होगा, जो शिकार करने वाले लोग बाग हैं उस पर भी कहीं ना कहीं क्या होगा, बैन लगेगा। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा बेटा, भारत के प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए थे। क्लियर है। तो नाइजीरिया से यह पूछा जा सकता है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो होला अहमद तिनुबू। होला अहमद तिनुबू। तो ये पूछा जाता है। अच्छा, नाइजीरिया का कैपिटल जो है नाइजर है। तो नाइजीरिया अभी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा गया, वहां के राष्ट्रपति जो है अहमद तिनुबू है। इनके द्वारा क्या बोलते हैं, नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान बेटा दिया गया। किनको, देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और इस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है, नाइजीरिया का कैपिटल नाइजीरिया नहीं होगा बेटा, ये चेंज हो चुका है, सॉरी। नाइजीरिया का कैपिटल शायद अम्बुजा होगा, हाँ यही होगा, अबूजा। इसके लिए सॉरी, ठीक है। नाइजीरिया यदि देखा जाए तो नाइजीरिया का जो कैपिटल है अबूजा। यहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है भारतीय प्रधानमंत्री को। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में नाम नाइजर ही है, इसलिए टेंशन की बात नहीं होता। एग्जाम में नाइजर देखोगे टिक मार दो, उसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, ज्यादा नहीं ध्यान देना है, ग्रैंड कमांडर याद रखना है। और लास्ट की यदि हम बात करें तो लास्ट में क्या नाम याद रखना है, नाइजर। पहले तो यही याद रखना है कि कहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। अब इसकी खास बात क्या है, ये ध्यान रखना। इसकी खास बात है कि यह जो अवार्ड दिया गया है, इससे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया था। इसी कारण से क्वेश्चन आना लाजमी बन जाता है। अभी तक यह जो अवार्ड दिया गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले एक ही व्यक्ति को दिया गया, और वह भी कब दिया गया था, 1969 में। और वह भी ब्रिटेन की महारानी, किसके नाम, कौन थी महारानी भाई, एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के बाद यह पुरस्कार पाने वाला विश्व का पहला दूसरा व्यक्ति कौन है भाई, तो भारतीय प्रधानमंत्री। इसलिए इंपॉर्टेंट भाई बन जाता है, तो ध्यान रखना। अगला सवाल, भारतीय पुलिस फोर्स के द्वारा, थल जल वायु जो तीनों जो सेना है, इनके द्वारा अभी एक्सरसाइज किया गया है 10 से 18 नवंबर के बीच। ये पूछा जा सकता है कि पूर्वी प्रहार क्या है, तो पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज है जो मुख्य रूप से भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया, अपना ताकत दिखाने के लिए। तीनों सेनाओं की संयुक्त अभ्यास था। यह पूछा जा सकता है, ये पूर्वी प्रहार जो एक्सरसाइज हुआ है वह किस राज्य में हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता दिया हूं और अभी भी बता रहा हूं, बड़ा ही जबरदस्ती वो सवाल है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्लियर है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है अभी मिस यूनिवर्स खिताब। ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल में कितने नंबर का मिस यूनिवर्स खिताब का आयोजन किया गया। सबसे पहला सवाल, मुख्य रूप से यदि देखा जाए बेटा, तो मिस, ये पूछा जा सकता है कि ये मिस यूनिवर्स का खिताब कहां किया गया था आयोजित। क्लियर है। तो ये किया गया था मूल रूप से मैक्सिको सिटी। ध्यान रखना, मैक्सिको सिटी में
कितने नंबर का? 73वें मिस यूनिवर्स का खिताब प्रतियोगिता किया गया। और इस बार जीतने वाली कौन है भाई? तो पहले याद रखना है देश का नाम डेनमार्क। क्लियर है? डेनमार्क का कैपिटल आप लोग हमें बताइएगा, बड़ा अच्छा कैपिटल और कई बार पूछा भी गया है, आपके रीजनिंग में भी पूछा जाता है डेनमार्क के कैपिटल से। तो डेनमार्क की रहने वाली है, शॉर्ट में नाम याद रखना है विक्टोरिया, ज्यादा नाम बड़ा रखने से कोई फायदा नहीं है। तो इस बार मिस यूनिवर्स का खिताब मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया। डेनमार्क की रहने वाली विक्टोरिया इस प्राइज का विनर बनी। कितने नंबर का था भाई? तो 73 नंबर का था यह अवार्ड। और डेनमार्क का कैपिटल क्या है? तो डेनमार्क का कैपिटल जो भी है आप लोग हमें बताइएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि भाई 2023 में यह अवार्ड किसे मिला था? तो एक देश है निकारागुआ या निकारागुआ। तो निकारागुआ की रहने वाली थी महिला जिसका नाम था सेनमिस। हालांकि नाम ना भी याद है तो भी काम चलेगा। निकारागुआ की रहने वाली, उसे 2023 में मिला था। इस बार कहां की रहने वाली? तो डेनमार्क की रहने वाली। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में आप देखिएगा दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, अपने नॉर्थ इंडिया बेल्ट में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो ये पूछा जाएगा कि भाई इसका मेन कारण क्या है? तो एक सवाल आता है पश्चिमी विक्षोभ, इसे हम लोग वेस्टर्न बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ ध्यान रखना, यह एक एयर है, यह कोल्ड विंड है। क्लियर है? जो नॉर्थ इंडिया में ठंडक उत्पन्न करती है और धीरे धीरे ये बारिश जैसा मौसम भी कर देती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ज्यादा कुछ से आता नहीं है। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भाई, कैग की दोस्तों यदि हम बात करें तो ये पूछा जाता है कैग की चर्चा किस आर्टिकल में? तो कैग की जो चर्चा है वह 148 में है। और अभी हाल फिलहाल में जो नए जो कैग बने हैं उनका नाम है, ये पूछा जाएगा कि नए कैग कौन बने हैं? तो नए जो कैग बने हैं वो बने हैं संजय मूर्ति। इससे पहले यदि देखा जाए पुराने के बारे में पूछा जाएगा तो इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू मूर्ति जी से पहले क्या थे भाई? कैग के अध्यक्ष थे। नए कैग बने हैं संजय मूर्ति जी बने हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता ही है भाई, इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के जरिए? तो आर्टिकल 148(1) के जरिए राष्ट्रपति इन्हें क्या करेंगे? को यह अधिकार है कि किसको चुना जाएगा, ये तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है। अच्छा, एक ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है और ये आप लोग बताइएगा कि भारत के पहले कैग कौन थे, ये आप जरूर हमें बता दीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 13 से 19 जनवरी के बीच, ध्यान रखिएगा 13 से 19 जनवरी, इसका मतलब क्या हो गया? 2025। 13 से 19 जनवरी के बीच मुख्य रूप से खो खो कप का आयोजन, खो खो गेम वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड जो है गेम स्टार्ट होने वाला है। कब से कब? 13 से 19 जनवरी 2025 खो खो गेम का आयोजन कौन करेंगे भाई? इस बार रिस्पॉन्स कौन करेंगे? तो अपना भारत करेंगे। और भारत में यह गेम का आयोजन कहां होगा? तो दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी, ठीक है, जो स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है उसमें आयोजित किया जाएगा। डायरेक्ट सीधा सवाल है। टोटल टीम इसमें 40 टीम भाग लेंगे, 20 मेल का टीम होगा और 20 किसका होगा भाई? तो फीमेल टीम का। तो पहली बार खो खो गेम का आयोजन भारत में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में बेटा एक गेम हुआ था और यह गेम हुआ था बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। तीनों प्लेस बढ़िया है, नालंदा भी फेमस है, बौद्ध नगरी। राजगीर की बात करें तो अभी यदि पूछा जाए कि मुख्य रूप से एशियाई चैंपियन ट्रॉफी गेम महिला
एशियाई चैंपियंस जो ट्रॉफी गेम्स हुआ था बेटा, यह कहां हुआ? तो भारत में, बिहार के नालंदा के राजगीर में हुआ। और इसमें क्या रहा भाई? तो इसमें मुख्य रूप से अपना जो भारत है, भारत विजयी हासिल किया। और भारत किसको हराया? चाइना को हराया। भारत लगातार यह गेम कितनी बार लगातार कितनी बार जीता? तो 2 बार। और टोटल पूछा जाए यह गेम कितनी बार जीत चुके हैं भारत, तो टोटल कितने बार जीते भाई? तो यह गेम 3 बार जीते। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, कुछ ही सवाल और बचे हुए हैं, है ना? आराम से पढ़ो भाई। अभी आपको हम बता रहे थे, कुछ समय पहले बता रहे थे कि कोप 29 की मीटिंग हुई थी। इसमें यह कहा गया था कार्बन उत्सर्जन कम करो, यदि सबको सही तरीके से एडजस्ट करना है, बढ़िया से रहना है तो इसकी बेटा रिपोर्ट आई हुई है। इस रिपोर्ट की यदि हम लोग बात करें, इसे मुख्य रूप से देखा जाए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कहते हैं इसे। ध्यान रखना, ऐसा सीधा सवाल आएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन क्या रहा स्थिति? इंडेक्स सूचकांक अभी आई हुई है। इस सूचकांक में क्या कहा गया है, ध्यान रखो। तो इस सूचकांक में कितने देश को लिया गया? तो 60 जो टॉप क्लास के देश हैं, ठीक है, जो कार्बन रिलीज वगैरह करते हैं ज्यादा, 60 देश को लिया गया। और अपना भारत का स्थान पहले के तुलना में बढ़िया रहा। भारत का पोजीशन कितने नंबर पे आ गया? तो 10 नंबर पे आ गया। पहले भारत 12 नंबर पे था। मतलब जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतनी खराब स्थिति होगी, ठीक है। अब यहां पे पूछा जाएगा पहले 3, तो पहले 3 तक इस बार बेटा कोई देश जगह नहीं बना पाया। तो ध्यान रखना, पहले 3 तक पूरा सीट खाली रहा। चौथे नंबर पे अभी जस्ट बता रहे थे कहां की मिस यूनिवर्स जीती है भाई? तो डेनमार्क की। चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो डेनमार्क रहा। क्लियर है? 5वें की बात करें तो 5वां नीदरलैंड रहा। और देखो चाइना और यूएसए की स्थिति इस बार बद से बदतर हो गई। डायलॉग मारते रहता है भाई। तो चाइना की स्थिति यदि देखा जाए, कितना पोजीशन पहुंच गया है? 55। सोचो कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। और अमेरिका की स्थिति कितने नंबर पे पहुंच गया? 57। तो इस मामले में अपना भारत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। और ये यूएनओ की रिपोर्ट आ रखी है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। और इन सब क्वेश्चन पे कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और अच्छे अच्छे टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं। ये पूछा जाएगा बेटा, अभी हाल फिलहाल में भारत कैरिकोम, ध्यान रखना, भारत कैरिकोम समझौता हुआ है। ये कैरिकोम क्या है? तो कैरेबियाई जो देश हैं, जो कैरेबियन देश है ना, ठीक है, कैरेबियाई देश है, उसी को कहा गया कैरिकोम। तो भारत और कैरेबियाई जो देश के बीच है, कुछ साझेदारी हुई, कुछ दोस्ती हुई। अभी भारतीय प्रधानमंत्री गए हुए थे। इसमें टोटल देखा जाए बेटा तो कैरेबियाई जो देश जो टोटल हैं वह कितने हैं? तो टोटल 21 है। और कैरेबियाई देश जो अपना जो टीम बनाया था, क्लियर है, कैरेबियाई जो देश अपना कैरेबिया के नाम से टीम बनाया था, यह कब बनाया? तो यह पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कैरेबियाई देशों का अपना एक ग्रुप कब बना? 1973 में। टोटल कितने देश है? 21। और भारतीय प्रधानमंत्री अभी 3 देश का दौरा किए। कौन कौन भाई? एक देश है गयाना, दूसरे की हम लोग बात करें तो दूसरा है बारबाडोस, और तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा है डोमिनिका या डोमिनिका। क्लियर है? ये तीनों कैरेबियाई कंट्री हैं। और इन तीनों देश का सर्वोच्च सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। क्लियर है? ये होमवर्क आपके लिए है कि गयाना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है,
बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान कौन सा। तो ये तीनों आप लोग कवर कर लीजिएगा। अच्छा, यदि ये पूछ दिया जाए कि अभी तक भारतीय प्रधानमंत्री को कितने देश का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, तो लगभग 19 देशों का सर्वोच्च सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को मिल चुका है। तो इतना ही करंट अफेयर था, धीरे धीरे हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों।